हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। कैलाश अंकल, आप मेरी विधवा माँ की अच्छे से सेवा करना, फिर मैं आपको वो सुख दूंगी जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। निशा की बात सुनकर कैलाश का मुंह खुला का खुला रह गया। कैलाश की पत्नी को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था। दूसरी ओर मधुबाला भी तो अकेली ही थी। मधुबाला के छोटे से परिवार में बस एक गोद ली हुई बेटी थी। मधुबाला के पति की मृत्यु को करीब 2 साल हो चुके थे। उनकी गोद ली हुई बेटी निशा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। वो भी बहुत खूबसूरत और स्वभाव से चंचल लड़की थी, जिसकी देखभाल मधुबाला पूरी ममता के साथ करती थी। कैलाश मधुबाला के हर छोटे बड़े काम में मदद किया करता था। उसने अपनी मेहनत और लगन से मधुबाला की विधवा पेंशन भी लगवा दी थी। मधुबाला उसके प्रति धीरे धीरे एक गहरा लगाव महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। दूसरी ओर कैलाश उसे हमेशा आदर और सम्मान की नज़र से देखता था। एक दिन जब वो मधुबाला को सब्जी मंडी से सब्जी दिलवाने के लिए लेकर गया था, तब लौटते वक्त मधुबाला ने उसे पास के ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में रोक लिया था। मधुबाला मुस्कुराकर बोली, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, आज एक कप कॉफ़ी मेरी तरफ से हो जाए। कैलाश ने मना नहीं किया और वो दोनों रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वे एक शांत कोने में बैठ गए। मधुबाला ने कॉफ़ी मंगवाई, जबकि कैलाश ने ठंडा पीना पसंद किया। बातचीत हल्की फुल्की और सहज थी। मधुबाला ने भी उसे देखकर ठंडा मंगवा लिया। कैलाश ने पहली बार महसूस किया कि मधुबाला की आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे कोई बात कहने की कोशिश कर रही हो। उनकी बातचीत हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन मधुबाला के चेहरे पर एक अनकही शरारत झलक रही थी। कैलाश को कुछ असहजता महसूस हुई, जैसे माहौल बदल रहा हो। मधुबाला ने मुस्कुराते हुए उससे कुछ व्यक्तिगत बातें करना शुरू कर दिया। वो उसे अपने जीवन की कठिनाइयों और अकेलेपन के बारे में बता रही थी। कैलाश चुपचाप सुन रहा था। वो हर बात का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन मधुबाला ने शायद उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया। खाने पीने के बाद दोनों घर लौट गए। घर पहुंचने पर जब कैलाश मोटरसाइकिल से सब्जियां उतार रहा था, तब मधुबाला उसके पास आ गई। उसने कैलाश से कहा, आप हमेशा इतना ध्यान रखते हैं मेरा, कभी कभी सोचती हूँ कि आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। कैलाश थोड़ा सा मुस्कुराया और जवाब दिया, कर्ज जैसी कोई बात नहीं है मधुबाला जी, ये तो मैंने बस इंसानियत के नाते किया है। मधुबाला उसकी बात सुनकर हंस दी और बोली, इंसानियत से ज़्यादा है कैलाश, ये तो दोस्ती से भी बढ़कर है। वो ये कहकर अंदर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। कैलाश अब सोच में पड़ गया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मधुबाला शायद उसे लेकर कुछ अलग सोच रखती है। एक दिन मधुबाला ने कैलाश को अपने घर बुलाया। वो थोड़ी गंभीर और झिझक भरी दिख रही थी। उसने कुछ देर की बातचीत के बाद साहस जुटाकर कहा, कैलाश देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कैलाश ने उसे चौंक कर देखा और बोला, क्या बात है मधुबाला, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मधुबाला ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में कहा, मैं आपको चाहने लगी हूँ, मुझे लगता है कि मैं अब अकेले नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर कैलाश का दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर के लिए कैलाश खामोश हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने धीरे से आवाज में कहा, मधुबाला, तुम मेरी दोस्त की पत्नी हो, इस बारे में मत सोचो, ये ठीक नहीं है। मधुबाला की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अकेलेपन ने मुझे अब तोड़ दिया है। कैलाश, मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं जानती हूँ तुम भी अकेले हो, क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते। कैलाश के मन में अब उथल पुथल मच गई थी। वो मधुबाला की बातों और अपनी स्थिति के बीच फंस गया था।
कुछ देर तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई रही। मधुबाला ने धीरे से उसके पास आकर कहा, कैलाश, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कैलाश ने उसकी बात सुनी, लेकिन अपने मन को शांत करते हुए कहा, मधुबाला, मुझे समय दो। मैं तुम्हारे बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचकर ही कोई फैसला ले सकता हूँ। मधुबाला ने उसकी एक न सुनी और सहजता से उसके करीब आ गई। उसकी आंखों में स्नेह और गहरा भाव झलक रहा था। कुछ देर तक वो बस चुपचाप कैलाश की आंखों में देखती रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। उसके खुले हुए होंठ जैसे कैलाश का इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर अब कैलाश खुद को रोक न पाया और उसने अपने होंठों को मधुबाला के होंठों पर रख दिए और उसके प्यार को अपनी सहमति दे दी। फिर मधुबाला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैलाश, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या तुम भी वही महसूस करते हो? कैलाश कुछ बोल नहीं पाया। वो उसकी बात और अपने भीतर उठ रही भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। तभी अचानक हल्की हंसी की आवाज़ ने माहौल को बदल दिया। निशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आपने तो सब कुछ साफ ही कर दिया। अब अंकल को तो हाँ कहना ही पड़ेगा। मधुबाला एकदम से चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। उसकी शर्म से लाल हो रही आंखें अब निशा की ओर देख रही थीं। उसने हल्के गुस्से में कहा, निशा, यहाँ से अभी के अभी जाओ। बड़ी होशियार हो गई हो तुम। निशा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो बस जा ही रही हूँ, आप दोनों बातें करो। अंकल लगे रहिए। उसकी बात सुनकर कैलाश पूरी तरह असहज हो गया। उसके मन में एक डर और झिझक घर कर गई कि कहीं निशा ये सब किसी और से ना कह दे। लेकिन निशा मुस्कुराती हुई चली गई। उसके जाने के बाद मधुबाला ने फिर से शांत होकर कैलाश से कहा, देखो, मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकती। तुम ऑफिस के बाद ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कैलाश ने कोई जवाब न दिया और बस सर हिलाकर बाहर जाने लगा। मधुबाला ने उसका हाथ थामा और दरवाजे तक छोड़ने आई। निशा ने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, अंकल, जल्दी आना, मम्मी की हर बात सुननी पड़ती है। मधुबाला हल्के से हंसी और निशा के गले लग गई। कैलाश खामोशी के साथ बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। आखिर आपने कैलाश अंकल को मना ही लिया मम्मी। अंकल तो सच में बहुत अच्छे हैं, निशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मधुबाला उसकी बात सुनकर थोड़ा झेंप गई और हल्की नाराज़गी जताते हुए बोली, चुप हो जाओ निशा, ऐसा मत कह, नहीं तो कैलाश क्या सोचेगा। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, मजाक कर रही हूँ। वैसे अंकल सच में अच्छे इंसान हैं। आप दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट है। ये सुनकर मधुबाला ने उसे गौर से देखा और कहा, अब जाओ यहाँ से, शरारतें मत करो। कैलाश निशा और मधुबाला की शरारतें भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने सहजता से कहा, आप दोनों तो बहुत मस्त बातें करती हैं। खैर, मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। ये सब कहने के बाद भी कैलाश के दिल में अजीब सी खलबली मची हुई थी। दिन भर ऑफिस के काम करते हुए उसके मन में यही सवाल बार बार उठता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मधुबाला सच में मुझे पसंद करती है? उसने खुद से कई बार ये सवाल किया। उसके मन में मधुबाला की बातों और निशा की शरारतों के बीच की कड़ियाँ जुड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मधुबाला का लगाव शायद सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। काम के दौरान भी वो बार बार मधुबाला के शब्द और उसकी मुस्कान को याद कर रहा था। एक और वो इस रिश्ते को लेकर दुविधा में था, तो दूसरी ओर मधुबाला का प्यार और स्नेह उसे अपनी तरफ खींच भी रहा था। कैलाश की पत्नी को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। क्या अब ये एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है? पर निशा ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो मजाक कर रही थी या उसमें भी कोई और बात छुपी थी? कैलाश ने इन विचारों को झटक दिया। वो सोचने लगा, मधुबाला जो अभी जवान है, अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार है।
और मैं जो अब 42 साल का अधेड़ आदमी हूँ। क्या ये रिश्ता संभव है? वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि मधुबाला जैसी सुंदर और आत्मनिर्भर महिला के लिए उसके जैसे व्यक्ति का क्या महत्व हो सकता है। शाम को कैलाश ने अपनी दुविधा को दरकिनार किया और ऑफिस से 4 बजे ही निकल गया। वो सीधे मधुबाला के घर पहुंच गया। दरवाजे पर निशा ने उसे देखकर कहा, अंकल आप तो 5 बजे आने वाले थे ना? कैलाश ने हंसते हुए जवाब दिया, मन नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी चला जाऊं। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की। निशा ने दरवाजे से हटते हुए मुस्कुराकर कहा, अंदर आइए। वैसे बताइए मेरी मम्मी कैसी लगी आपको? निशा की तिरछी मुस्कान और सवाल सुनकर कैलाश थोड़ा असहज हो गया। उसने हल्के से कहा, वो बहुत अच्छी है। निशा ने उसकी झिझक को नोट किया, लेकिन उसने मजाकिया लहजे में फिर पूछा, और मैं कैसी लगती हूँ अंकल? कैलाश इस सवाल से थोड़ा और असहज हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और नजरें दूसरी तरफ कर लीं। निशा ने खुद को उसे दिखाते हुए बिल्कुल उसके सामने आ गई, जैसे वो अपना सौंदर्य और खूबसूरती कैलाश को दिखाना चाहती हो। कैलाश अब सोच में पड़ गया। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो निशा। उसने निशा की ओर देखकर कहा और बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। निशा शरारत से हंसते हुए सोफे से उठी और मस्ती भरे अंदाज में बोली, अंकल आपकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। आप हमेशा सच्ची तारीफ करते हैं। कैलाश को निशा की चंचलता और मासूमियत भली लगी, लेकिन वो इसके इन मजाकिया लहजों से थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। निशा ने हंसते हुए फिर कहा, अंकल मम्मी को आप बहुत पसंद हैं। आप जानते हैं वो हमेशा आपकी ही बातें करती रहती हैं। कैलाश ने ये सुनकर हल्की झिझक के साथ कहा, तुम्हारी मम्मी भी तो बहुत अच्छी इंसान है। मैं उनकी मदद करना अपना फर्ज मानता हूँ। निशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल आप तो हमेशा इतने सीधे साधे जवाब देते हैं, कभी मजाक भी कर लिया करो। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, शरारतें तुम्हारे जैसी नहीं आती मुझे। मैं तो बस तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की मदद करना चाहता हूँ। निशा ने ठहाका लगाया और कहा, अच्छा ठीक है अंकल, वैसे मम्मी का बहुत ध्यान रखना, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहती हैं। कैलाश और निशा के बीच की बातचीत हल्की फुल्की और मजाकिया चल रही थी। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आपकी बातों में मम्मी से भी ज़्यादा मज़ा आता है। आप तो हमेशा हंसाते ही रहते हो। कैलाश ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों ही बहुत मस्त हो, तुम्हारी मम्मी भी और तुम भी। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल आप मम्मी से ज़्यादा मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? मम्मी सुन लेगी तो डांटेगी। कैलाश ने शरारत भरे लहजे में कहा, अच्छा अब डांट की चिंता भी होने लगी। दोनों के बीच की यह हंसी मजाक भले ही हल्की थी, लेकिन इसके पीछे गहरी आत्मीयता और आपसी समझ झलक रही थी। निशा ने फिर शरारत करते हुए कहा, वैसे अंकल आप मम्मी का ध्यान रखना, वो आपसे बहुत खुश रहती हैं। कैलाश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, मैं तो बस उन्हें अपनाना चाहता हूँ। निशा ये सुनकर खिलखिलाती हुई बोली, ठीक है अंकल, वैसे भी मम्मी कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। निशा हंसी मजाक के मूड में थी और कैलाश के पास बैठकर उससे बात करने लगी। अंकल आपके पास रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैलाश उसकी बातों से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने माहौल को हल्का रखने के लिए बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कैलाश ने पूछा। सब ठीक है अंकल, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मम्मी आपकी तारीफ क्यों करती रहती है, निशा ने शरारत भरे लहजे में कहा। कैलाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तो बस मम्मी की आदत है ना, वो सभी की तारीफ करती है। निशा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन अंकल आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मम्मी ने मुझे बताया है कि आपने उनके मुश्किल समय में बहुत मदद की थी। कैलाश ने विषय को बदलते हुए कहा, और तुम तो अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए।
मम्मी को खुश रखना सबसे बड़ी बात है। निशा ने सर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं हमेशा मम्मी का साथ देती हूँ। तभी बाहर खटपट की आवाज़ सुनकर निशा जल्दी से वहाँ से हट गई और अपने कमरे में चली गई। कैलाश थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद मधुबाला बाजार का सामान लेकर घर लौटी। अरे, आपकी बाइक देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप आ गए हैं, मधुबाला ने मुस्कुराते हुए कहा और सामान एक तरफ रखकर सोफे पर बैठ गई। कैलाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आज कुछ जल्दी ही आ गया, सोचा आपसे मिल लूं। मधुबाला हंसी और बोली, आप तो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कैलाश ने सहजता से बात आगे बढ़ाई, बाजार में सब कुछ मिल गया? हाँ, सब मिल गया, अब चाय बना लाती हूँ। मधुबाला उठने लगी, लेकिन कैलाश ने उसे रोक दिया। अरे बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लीजिए। मधुबाला उसकी बात सुनकर फिर से बैठ गई। माहौल में हल्कापन था और दोनों हंसी मजाक में बातें कर रहे थे। तभी निशा कमरे से बाहर आकर बोली, अरे मम्मी, आप तो अंकल के साथ गप्पे मारने में व्यस्त हैं, चाय भी पिलाइए ना। मधुबाला ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तुम चाय का इंतज़ाम करो, मैं अंकल से बातें करती हूँ। निशा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। कैलाश और मधुबाला की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मधुबाला ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का साहस दिखाया था और कैलाश ने इसमें उसका साथ दिया था। दोनों ने शादी कर ली। एक दिन मधुबाला ने चाय बनाते हुए कहा, आप सच में हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। निशा भी अब आपको अपना अच्छा दोस्त मानने लगी है। कैलाश मुस्कुराते हुए बोला, ये तो आपका और निशा का अपनापन है, मैंने तो बस वही किया जो एक अच्छा दोस्त करता है। निशा ने कमरे में आते हुए कहा, अंकल, आप और मम्मी बातें ही करते रहेंगे या कभी हमारे साथ फिल्म भी देखने चलेंगे? अरे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हो या नहीं? कैलाश ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। अरे अंकल, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, और हाँ, मम्मी को भी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, वो आपके साथ बहुत खुश रहती हैं, निशा ने हंसते हुए कहा। मधुबाला ने मुस्कुराकर कहा, ये लड़की भी ना हमेशा मजाक करती रहती है, लेकिन सच कहूँ तो आप दोनों के साथ वक्त बिताना मुझे भी अच्छा लगता है। कैलाश ने सहजता से जवाब दिया। शाम का माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा था। तीनों ने मिलकर साथ में चाय पी, कुछ मज़ेदार कहानियां साझा की और हंसी खुशी का समय बिताया। मधुबाला ने मोबाइल उठाकर कैलाश को फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी सुनते ही कैलाश ने मोबाइल निकाला और हंसते हुए बोला, हेलो, कौन? मैं, मधुबाला। दूसरी ओर से आवाज़ आई। कैलाश ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो, कुछ काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही सोचा आपको फ़ोन कर लूं। मधुबाला मुस्कुराई। निशा जो पास में ही खड़ी थी, वो भी इस बातचीत को सुनकर मुस्कुरा दी। अंकल, मम्मी आपको फ़ोन पर परेशान कर रही हैं, तो मैं उनकी जगह बात कर सकती हूँ, उसने मजाक में कहा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी से बात करना कोई परेशानी नहीं, बल्कि खुशी की बात है, कैलाश ने माहौल को हल्का करते हुए जवाब दिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। मधुबाला ने फ़ोन रखते हुए कहा, देखा, अब आपको बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, तो ठीक है, जब भी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, कैलाश ने आत्मीयता से कहा। शाम को तीनों ने साथ बैठकर चाय पी और हंसी मजाक में समय बिताया। उनका रिश्ता अब पहले से ज़्यादा सहज और घनिष्ठ हो गया था। मधुबाला और निशा ने महसूस किया कि कैलाश उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनकी ज़िंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहां खुशी और अपनापन उनके हर दिन की कहानी का हिस्सा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिससे उनकी खुशियां हमेशा के लिए बिखर कर रह गईं। दोस्तों, यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी का अगला भाग कल आएगा। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें।
क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? क्या जवान खून को तन की प्यास नहीं होती? सच तो ये है कि तन की भूख जितनी मर्दों को जलाती है, उतनी ही हम औरतों को भी जलाती है। जब शादी के बाद भी इसका इलाज ना हो तो एक औरत को क्या करना चाहिए? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं साहिब जी, पर मैं अभी तक कुंवारी हूँ। ये सुनकर उसको मुझ पर दया आ गई और फिर उसने मुझे वो सुख दिया जो आप इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरे पति को मुझे चलते फिरते छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी मेरे गाल छू लेते हैं तो कभी मेरी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। ये सब करते समय वो ये भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं, बस वो मेरे प्रति अपना ढेर सारा प्यार सरेआम जता देते हैं। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं मानते। कई बार तो मैं ये भी कहती हूँ कि शर्म करो, क्या आपको ये सब सरेआम करते शर्म नहीं आती? तब वो कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बीवी को ही तो छेड़ रहा हूँ, राह चलती किसी लड़की को तो नहीं, और मैं तुमसे प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा समझी जानू। बेशक मुझे भी उनका यूं प्यार जताना गुदगुदा जाता था। कभी चुपके से मैं भी उनको प्यार कर लिया करती थी। हम मियाँ बीवी जो हैं, पर 1-2 बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी काम वाली चंपा रानी दरवाजे के पीछे छिपकर हम पति पत्नी की ये अटखेलियाँ देखती है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है, पर अब तो वो चंपा रानी बार बार ऐसी हरकतें करने लगी थी। वैसे तो चंपा बहुत ही अच्छी है, स्वभाव भी उसका मिलनसार है और काम भी परफेक्ट। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो तभी से हमारे घर में काम कर रही है जब वो कुंवारी थी। 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसका ससुराल भी यहीं पास में ही है, तो शादी के बाद भी चंपा ने काम नहीं छोड़ा। वो हमारे परिवार से बिल्कुल घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों में तो ऐसी हरकतें देखने की चाहत होती है, पर चंपा तो अब शादीशुदा हो गई थी। उसका पति भी उसे शारीरिक सुख देता ही होगा, फिर वो मुझे और मेरे पति को इस कदर छुप छुप कर क्यों देखती रहती है? मैंने अपने पति अजय को इस बारे में बताया भी, और उन्होंने इस बात को मजाक में टाल दिया, पर मैं तो अब सतर्क हो गई थी। जब चंपा काम करने आती थी तब मैं अपने पति से हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करती थी। साल भर यूं ही बीत गया। एक दिन बिना बताए चंपा काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसे जब भी छुट्टी लेनी होती है तब वो बताकर ही लेती है या फिर फ़ोन कर देती है। हमने सोचा कि शायद उसे कोई काम रहा होगा, पर जब वो दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फ़ोन लगाया, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने अपने पति अजय से कहा, चलिए ना चंपा के घर चलकर देखते हैं, वो काम पर क्यों नहीं आ रही है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ज़रूर कुछ न कुछ हुआ है, वरना चंपा कभी बिना बताए छुट्टी नहीं लेती। मेरे पति को ज़्यादा फिक्र नहीं थी। तब वो बोले, अरे अंजलि, कोई दूसरी काम वाली रख लो ना, कहाँ तुम भी दूसरों के झमेले में पड़ती हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। पर मेरे मन को तो चैन नहीं था, तो इनके ऑफिस जाने के तुरंत बाद ही मैंने अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। मुझे उसके घर का रास्ता मालूम था, क्योंकि एक बार बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तब हम चंपा को उसके घर गाड़ी में छोड़ने के लिए गए थे। वो पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए मैं उसके घर भी पहुंच गई। मैंने स्कूटी गली के मोड़ पर किनारे पर पार्क कर दी और छोटी सी गली में होते हुए उसके घर पहुंच गई। मैंने देखा तो चंपा की सास आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मौसी, चंपा कहाँ पर है? 2 दिन से काम पर भी नहीं आई है। ये सुनते ही मौसी भड़क गई और खड़ी होकर दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस उल्टा का, हमारी सारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करम जली ने। मैंने हकीकत जानने की कोशिश की तो वो चंपा को गालियां देते हुए मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वो भी दरवाज़ा बंद करने लगी।
पर मैंने धक्का देकर उसका दरवाज़ा खोल दिया और उससे पूछा, अगर तुम्हें कुछ पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि चंपा कहाँ पर है। वो बोली, सरकारी अस्पताल में। बस इतना कहकर वो लड़की दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने अपनी स्कूटी ली और सरकारी अस्पताल पहुंच गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मैंने मुश्किल से चंपा को ढूंढा। देखा तो वहां पर पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चंपा ने ऐसा क्या किया होगा। मैं उसके नज़दीक गई तो मुझे देखकर चंपा ने शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठकर चंपा से बोली, इधर देखो चंपा। चंपा नज़रें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ। मैंने कहा, जब तुमने अपनी कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। तुम बताओ भी क्या हुआ है? कहीं तुम गिर गईं या फिर किसी ने तुम्हें मारा है? मुझसे सारी बात बताओ। चंपा ने कहा, मैडम मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पहले थोड़ा ठीक हो जाऊं, फिर तुम्हारे घर आती हूँ। मेरा यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर आप ही इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा ज़रूर कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतज़ार करूँगी। ये ले 10,000 रुपये रख, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके मुझे बता देना। और मैं अपने घर आ गई। सबसे पहले मैंने सोचा, जब तक चंपा ठीक होकर वापस नहीं आ जाती तब तक मुझे किसी दूसरी काम वाली का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैंने पूरी सोसाइटी में पूछ लिया। सविता नाम की एक काम वाली मिल गई। मैंने अपने पति को चंपा के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले उनसे मुझे डांट ही खाने को मिली। यार, अब नई काम वाली मिल गई है ना, छोड़ो चंपा को। तुम्हें ये जानने की क्या ज़रूरत है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है? फिर भी मेरे मन में चंपा के प्रति अपनापन था। कई सालों से वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगर वो किसी मुसीबत में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। धीरे धीरे 2 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक चंपा का फ़ोन आया। बोली, मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूँ। वो बोली, मैं अभी आती हूँ। गैस चाय पर रखकर मैं चंपा की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। वो चंपा ही थी। मैंने उससे पूछा, कैसी हो अब? वो बोली, मैडम तन के घाव तो ठीक हो गए हैं, लेकिन मन में जो जलन और पीड़ा है, मैं उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी पिलाकर चंपा को शांत किया। मैंने भी अपनी चाय ख़त्म की और बोली, चल अब दोनों आराम से बात करते हैं। अब बता क्या हुआ तेरे साथ? तब चंपा बोली, मैडम सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? क्या जवान खून को तन की प्यास नहीं लगती? तन की भूख जितनी मर्दों को जलाती है, उतनी ही हम औरतों को भी जलाती है। शादी के बाद भी जब इसका इलाज ना हो तो हम औरतों को क्या करना चाहिए? मैडम मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, पर मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा पति मनोज एक नामर्द इंसान है। आज तक उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। मेरे अंदर जो ज्वाला भड़क रही है, अगर यही सब किसी मर्द के साथ होता तो अपनी इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो कहीं भी मुंह मारता कि नहीं? इस तन की आग से कौन बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आंखों में लेकर शादी करती है, पति का प्यार पाने को तरसती है, पर मेरा नसीब ही ऐसा खोटा है कि मुझे एक पति तो मिला, पर वो एक औरत की जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता। मैंने कहा, चंपा तू इस बात पर अपने पति से तलाक ले सकती है और कोई दूसरी शादी कर सकती है। मेरी बात सुनकर चंपा बोली, मैडम जी, हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह कर चली जाती है, वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का तो पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम जी, इसी नामर्द के साथ मुझे ज़िंदगी बिताते हुए तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की मद भरी आवाज़ें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। उनके कमरे से आ रही सिसकियाँ मेरे अंदर के ज्वाला भड़का देती हैं।
मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपटकर उसको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समंदर में उफान उठता ही नहीं है। आपको शायद पता होगा कि साहब जी जब आपको छेड़ते और शरारत करते थे, तब मैं चुपके चुपके से आपको देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता कि कोई मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का हमारे घर पर आया था, एकदम बांका नौजवान। उसके गठीले बदन ने मेरे अंदर खलबली मचा कर रख दी थी। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने अपने होठों पर जबान फेरी और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। फिर तो वो बार बार हमारे घर आने जाने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी चाची सास की लड़की की सगाई थी, तो घर के सारे लोग सगाई में जा रहे थे, पर मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब लोग चले गए, मैंने अपने ताऊ ससुर के लड़के सौरभ को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को सौरभ को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि ये मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर इन झूठी परंपराओं के नाम पर अपने एहसासों का यूं गला घोंटना मुझे मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति मनोज की थी, जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। इसलिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो रास्ता मुझे सही लगा वो मैंने अपना लिया। उस दिन मैंने और सौरभ ने जी भरकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता, सौरभ मेरे शारीरिक ज़रूरत पूरी कर देता। मैडम जी, मैंने सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सौरभ से रिश्ता नहीं बनाया था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करने लगे थे। लेकिन एक दिन मैं और सौरभ घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में खो गए थे कि तभी मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वो पास में रखी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिल जली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस पर ऐसे टूट पड़ी कि उसकी सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे चंपा किसी भी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने चंपा को समझाने की कोशिश की, तुम और मनोज आमने सामने बैठकर इस मामले का हल निकाल लो। चंपा ने कहा, मैडम अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस इंसान के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और सौरभ के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी ज़िंदगी अब और बर्बाद नहीं करनी, बल्कि खुशी से जीनी है। चंपा की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने चंपा की जगह खुद को रखकर देखा तो किसी भी पहलू से चंपा मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। शादी टूटने में हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए तो ही सही है। चंपा मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। अब मुझ में हिम्मत आ गई है। मैडम, जब तक ये मामला सुलझ न जाए तब तक शायद काम पर मैं ना आ सकूंगी, पर वादा करती हूँ कि सब कुछ ठीक होते ही मैं वापस काम पर लौट आऊंगी। ये कहकर चंपा चली गई। इस बात को 4 से 5 महीने हो गए थे। मैं तो चंपा को शायद भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों से चंपा नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल हो गया। मैंने तस्वीरें ध्यान से देखी और मन ही मन बोली कि ये तो मेरी वाली चंपा है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में ये खबर छपी थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों चंपा नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। ये पढ़कर अब मुझे संतोष मिला था। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में न जाने ऐसी कितनी चंपा दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहना सिर्फ औरतों को ही क्यों पड़ता है। इतने में ही पतिदेव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो डार्लिंग,
एक कप चाय मिलेगी क्या? मैं मुस्कुराते हुए अपने पति के गले लग गई। दोस्तों, अब आप ही बताएं, चंपा के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। आज की कहानी मेरी और मेरी मौसी की है। मेरा नाम आर्यन है। पिछले कुछ समय से मैं अपनी मौसी के घर पर नहीं जा पाया था। मौसी कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी, लेकिन उस समय मैं अपनी मास्टर डिग्री की फाइनल परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी था। अब परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका था और अब मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। लेकिन मौसी की यादें मेरे मन में अभी भी ताज़ा थी। उनके साथ बिताए खुशनुमा पल मुझे हमेशा याद आते थे। मेरे और मौसी के रिश्ते में कुछ तो बात थी, क्योंकि जब भी मैं अपनी मौसी के बारे में सोचता था तो मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगता था। कभी कभी बिस्तर पर लेटे हुए मैं मौसी की उन पुरानी यादों में खो जाता। मौसी के बारे में सोचकर मेरे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती थी और दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती। मैंने सोचा, क्यों ना अब जाकर मौसी से मिल ही लूं और उनके हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाकर कुछ दिन उनके साथ बिताऊं। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि इस बार मैं मौसी के घर जाकर कुछ समय बिताऊंगा। ये मेरे लिए सिर्फ परिवार के साथ बिताने का मौका नहीं था, बल्कि अपने मन के तनाव को भी दूर करने का एक अच्छा तरीका था। आखिरकार भगवान जी ने मेरे अंदर की बात सुन ही ली और एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आ गया। उन्होंने माँ से कहा कि तुम और आर्यन 5-6 दिन के लिए हमारे घर पर आ जाओ। तुम्हारे जीजा जी अगले 7 दिनों के लिए मुंबई जा रहे हैं। वैसे भी हम सबको मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मीना, इसी बहाने हम 5-6 दिन साथ रहकर खूब मज़ा करेंगे। तुम कल ही आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। बगल में खड़े खड़े मैं सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि माँ ने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था ताकि मैं भी सुन सकूं। मेरी माँ का नाम मीना है और मेरी मौसी का नाम राधिका है। ये सुनकर माँ ने कहा, ठीक है राधिका, हम दोनों कल ही आ जाएंगे। ये कहकर माँ ने फ़ोन बंद कर दिया। फरवरी का महीना था, ठंड काफ़ी बढ़ रही थी, इसलिए माँ ने कहा, आर्यन, हम सुबह 11 बजे से ही निकल लेंगे ताकि ठंड कम लगे, लेकिन हम बाइक से चलेंगे। मैंने माँ को हाँ कर दिया। फिर माँ ने कहा, मैं हम दोनों के कपड़े पैक कर देती हूँ। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट कर सोचने लगा कि अगर मौसी ने माँ को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। अगर माँ के सामने मौसी ने मुझे कुछ किया तो क्या होगा। इसी सोच में मैं सो गया। अगले दिन मैं और माँ चाय नाश्ता करके तैयार हो गए। 11 बजे हम अपनी बाइक से निकले। मौसी के गांव जाने के लिए 3 घंटे का रास्ता था। हम अपने मगन में चूर होकर चले जा रहे थे। शहर की सीमा पार करते ही हमें कच्चा रास्ता मिला। बाइक की सीट पीछे थोड़ी ऊंची थी, इसलिए माँ बार बार मुझसे टकरा रही थी। मैंने माँ से कहा, डरो मत माँ, मुझे कसकर पकड़ लो। वैसे भी माँ को बाइक से यात्रा करने की आदत नहीं थी, इसलिए माँ ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरी कमर पर रखकर अच्छे से बैठ गई। वो पीछे से मुझसे चिपक कर बैठी थी। कच्चे रास्ते की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा हिल रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। अब रास्ते में काफ़ी गड्ढे थे। मैं बाइक धीरे धीरे चला रहा था। फिर भी एक बार जब मैं एक गड्ढे को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब बाइक का पहिया दूसरे गड्ढे में चला गया। हम दोनों उछल गए और माँ ने खुद को संभालने के लिए मुझे और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। माँ ने कहा, अच्छा हुआ जो मैंने तुझे पकड़ लिया, वरना मैं तो गिर ही जाती। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही मुझे सीधा और सटीक रास्ता मिल गया। माँ ने कहा, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे लगा था कि तेरी मौसी के घर तक ऐसा ही रास्ता होगा। उस घटना से मैं मन ही मन में सोच रहा था कि माँ को ये सब महसूस हुआ होगा या नहीं। अगर हुआ होगा तो उसने अपना हाथ हटाया क्यों नहीं, बल्कि उसने और भी ज़्यादा मुझे कसकर पकड़ लिया था। क्या उसे भी इसमें कुछ संतोष मिल रहा था? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे। अब हम गांव के पास पहुंच चुके थे। आखिरकार हम मौसी के घर पहुंच गए।
तब दोपहर के 2 बज रहे थे। बाइक की आवाज़ सुनकर मौसी आंगन में आई। हमें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने तुरंत माँ को गले लगाया और माँ ने भी उसे कसकर अपने गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगी। फिर माँ अंदर चली गई और फिर मौसी ने मुझे कसकर गले लगाया और मैंने भी उन्हें गले लगाया। अंदर आओ इतना कहकर मौसी घर के अंदर चली गई और मैं बाइक से अपने बैग को लेकर घर के अंदर आ गया। दोनों बहनें किचन में जाकर बातें कर रही थीं। खैर मैं बैग रखकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर कपड़े बदलने के बाद हॉल में जाकर बैठ गया। इसी बीच माँ और मौसी डाइनिंग टेबल पर खाने की प्लेटें लगा रही थी। तभी मौसी ने मुझे आवाज़ देकर खाने के लिए बुलाया और मैं उनके साथ खाना खाने बैठ गया। हम बातचीत करते हुए मज़े से खाना खा रहे थे। इधर उधर की बातें करते हुए हमने संतुष्टि से खाना ख़त्म किया। इतने में माँ ने कहा, राधिका क्या बताऊँ तुझे, इतना रास्ता ख़राब था कि गाड़ी में धक्के खाकर मेरी तो कमर दर्द करने लगी है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अब तू ही कुछ करना। इस पर मौसी ने कहा, चिंता मत कर मीना, आर्यन बहुत अच्छी मसाज करता है। मौसी की इस बात पर मैंने भी हामी भर दी और वहाँ से उठकर हॉल में जाकर बैठ गया। मेरे मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था कि मौसी ने झूठ क्यों बोला कि मैं बहुत अच्छा मसाज करता हूँ। ऐसा क्यों कहा होगा? क्या वो झूठ बोल रही थी ताकि मेरी माँ के साथ मेरी नज़दीकियाँ बढ़ा सके? मौसी इस सब से क्या हासिल करना चाहती थी? मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी। दोनों महिलाएं किचन में सफाई कर रही थीं और मैं दोनों पर नज़र रख रहा था। दोनों का शरीर एक जैसा लग रहा था। वो धीमी आवाज़ में कुछ बात कर रही थीं, लेकिन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मेरे बारे में ही बात कर रही होंगी। कुछ ही समय बाद दोनों हॉल में आकर बैठ गईं, क्योंकि अब दोपहर के 4 बज चुके थे। मौसी ने माँ से कहा, मीना तू कपड़े बदल ले, गाउन लाई है क्या? नहीं तो मेरा ले ले। चल पानी पी और बेडरूम में आराम कर, फिर आर्यन मसाज कर देगा तेरा। इतना कहकर दोनों बेडरूम में चली गईं। मैं हॉल में बैठा सोच रहा था कि मैंने आज तक मसाज नहीं किया है। थोड़ी देर बाद मौसी किचन में गई और एक कटोरी लेकर आई और कहने लगी, चल आर्यन। फिर मैं चुपचाप उसके पीछे बेडरूम में चला गया। बेड पर माँ पेट के बल लेटी हुई थी। मैं माँ को एकटक देखकर इतना खो गया कि मौसी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तब मौसी ने कहा, इतना क्या देख रहा है आर्यन? क्या कभी किसी को इस तरह नहीं देखा? चल मालिश शुरू कर। मैंने माँ के पैरों पर तेल लगाना शुरू किया और मौसी पास ही लेट कर देख रही थी। मैं बारी बारी से दोनों पैरों पर तेल लगाकर मसाज कर रहा था। मौसी हल्की मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी और इशारों में मुझसे कुछ कह रही थी कि ऊपर की ओर भी मसाज करो, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। तभी माँ ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। इसके बाद मौसी माँ से कहने लगी, कैसा लग रहा है मीना? माँ ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है राधिका, आज पहली बार ऐसा मसाज करवा रही हूँ, वो भी तेरे जोर देने की वजह से। तुझे बहुत कुछ पता है राधिका। तभी मौसी ने माँ के सर पर हल्का थप्पड़ मारा। माँ ने कहा, क्या बचकानी बातें कर रही है? आर्यन देख रहा है, उसे क्या लगेगा? इस पर मौसी ने माँ का गाल खींचते हुए कहा, इसमें क्या है, वैसे भी आर्यन ने बहुत कुछ देखा है। ये सुनकर माँ ने शर्माते हुए कहा, चल कुछ भी मत बोल राधिका, बहुत नाटक करती है तू। फिर माँ ने कहा, आर्यन बहुत आराम मिल रहा है बेटा, मुझे अब कंधों तक मसाज कर दो ताकि पूरे शरीर को राहत मिल सके। फिर मैंने भी अच्छे से मसाज किया। करीब आधे घंटे की मसाज के बाद माँ ने कहा, अब बस कर बेटा। फिर तभी माँ पलटकर पीठ के बल लेट गई। फिर मौसी उठी और माँ का हाथ हटाते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही है मीना, अभी आधे शरीर की मसाज बाकी है। माँ ने शर्माते हुए कहा, अब रहने दे राधिका, मुझे शर्म आ रही है आर्यन से ऐसा मसाज करवाते हुए। फिर मसाज के बाद माँ को कमर दर्द से राहत मिली। जब हम सब बाहर आए, मौसी ने मुझे बुलाकर कहा, आर्यन चल ना, बहुत दिन हो गए हैं। मैंने हामी भरी और हम घर के अंदर जाकर खाने का मज़ा लेने लगे। फिर मौसी ने मुझसे पूछा, आर्यन
एक बात तो बता, माँ की मसाज करते तुझे कैसा लगा था? मैंने कहा मौसी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन तुमने सब कुछ संभाल लिया, वरना मेरा क्या होता। मौसी ने कहा, लेकिन तेरी माँ भी तो तैयार हो गई थी ना, और उसे भी तो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, हाँ मौसी, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। फिर मौसी ने कहा, अब तो इसे मसाज करने में आनंद आएगा ना आर्यन? मैंने कहा, नहीं मौसी, मुझे ये सब माँ के साथ करना अच्छा नहीं लगेगा। मौसी ने कहा, अब तू चिंता मत कर, जो भी करना होगा तेरी माँ ही करेगी। मेरा ध्यान अनजाने में सामने की अलमारी के शीशे पर गया तो दरवाजे पर माँ खड़ी दिखी, लेकिन मौसी ने उसे नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर अनजान होने का दिखावा किया और फिर शीशे में देखा तो माँ हमें देख रही थी। एक पल के बाद जब मैंने फिर से देखा तो माँ वहाँ नहीं थी। तभी मौसी ने पूछा, क्या हुआ आर्यन? मैंने मौसी को बताया कि माँ यहाँ पर आई थी। ये सुनकर मौसी खुश होकर बोली, क्या कर रहा है आर्यन तू? इसका मतलब तीर सही निशाने पर लगा है। अब मीना खुद आएगी। इतना कहकर हम दोनों बेड से उठे और बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गए। मौसी ने कहा, मीना बैठो, मैं चाय बना देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, वैसे भी मौसम ठंडा है। माँ ने कहा, हाँ राधिका, कम से कम शरीर गर्म हो जाएगा। वैसे तुझे अब ठंड नहीं लग रही है ना? माँ ने हल्के कठोर शब्द में मौसी से कहा। यह सुनकर मौसी समझ गई कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन मौसी ने कहा, अरे मीना, हमें तो ठंड की आदत है, वैसे भी तुम्हारे शहर में ठंड होती ही कहाँ है। चल, मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ। फिर मौसी किचन में चली गई और चाय बना कर ले आई, और फिर हम तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर मैंने माँ से कहा, मैं ज़रा बाहर होकर आता हूँ। इस पर माँ ने कहा, हाँ जा, अब जा भी, तुझे भी गर्मी लग रही होगी, लेकिन जल्दी आ जाना। मैंने माँ को हाँ कहा और बाहर निकल गया। मैं घूमते घूमते नदी के किनारे एक सुंदर शांतिपूर्ण प्राकृतिक माहौल में जा बैठा। हवा में बहुत ठंडक थी और सर्द हवा शरीर को और भी ठंडा कर रही थी। इतना अच्छा वातावरण में भी मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मौसी और मेरे बीच जो कुछ था वो माँ को पता चल गया था। असल में उसने सब कुछ देख लिया था। सब कुछ देखने के बाद भी माँ शांत थी, लेकिन माँ, मौसी और मैं ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ये सब जानती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। क्या ये सब देखकर उसकी भी भावनाएं जाग गई थीं? क्या उसे भी ये सब करने की इच्छा हो रही थी, या शायद पिताजी उसे वो सब नहीं देते होंगे? ऐसे ही कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। आखिरकार मैं उठा। हर तरफ अंधेरा हो गया था और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। फिर मैं सीधे घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तब रात के 8 बज चुके थे। माँ और मौसी किचन में खाना बना रही थी। मुझे देखकर माँ ने कहा, आ गया आर्यन, चल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर आ जा, फिर हम खाना खाएंगे। फिर 9 बजे के करीब हम खाना खाने बैठे। तब मैंने मौसी से कहा, मौसी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, हमारे यहाँ कभी इतनी ठंड महसूस नहीं होती। इस पर मौसी ने मुझे एक आंख मारते हुए कहा, चिंता मत कर, आज हीटर है, तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। मैंने कहा, सच में? तो फिर ठीक है, आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। इस पर माँ ने कहा, अरे तुम तो इतने नौजवान हो, तुम्हें क्या हो गया इस उम्र में थकने जैसा? मौसी ने कहा, अरे मीना, यात्रा की वजह से थक गया होगा, और ऊपर से इतना ख़राब रास्ता। इस पर माँ ने कुछ नहीं कहा। इसी तरह हम बातें करते करते खाने का आनंद ले रहे थे। फिर वो दोनों रसोई की सफाई में लग गईं और मैं उठकर आंगन में थोड़ा टहलने लगा और फिर बेडरूम में सोने के लिए चला गया। मौसी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा था। एक बड़ी सी कंबल बिस्तर पर बिछी थी जो 2 लोगों के लिए काफ़ी थी। मैं उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। 1 घंटे के बाद वो दोनों बातें करते हुए बेडरूम में आ गईं। मौसी ने कहा, मीना, तुम बीच में सो जाओगी क्या? इस पर माँ ने कहा, तू ही सो जा बीच में राधिका। फिर मौसी ने कहा, अगर तुम बीच में सोओगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर भी माँ ने मना कर दिया। मैं दोनों की बातें सुनते हुए सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने चुपके से मुंह से कंबल हटाकर देखा तो हर जगह अंधेरा था।
इसका मतलब मौसी ने सारी लाइट बंद कर दी थी। मैं मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि अब माँ को कुछ भी नज़र नहीं आने वाला था। अगले 20 मिनट तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फिर मैंने करवट बदलकर मौसी की ओर मुंह करके लेट गया। तब मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मौसी पास में ही थी। मैं उसकी सांसों की आवाज़ सुन सकता था। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सही है? क्या माँ को इस सब का एहसास हो गया है, या फिर वो अनजान बनी हुई है? लेकिन मैंने सोचा, अब जो होना है वो होकर रहेगा। तभी मौसी ने धीमे से मुझे छू कर कहा, तू सो गया है क्या? उसकी आवाज़ में एक हल्की सी बेचैनी थी। मैंने सोने का नाटक जारी रखा, लेकिन मन के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक मौसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी पीठ पर घूमने लगीं। एक अजीब सी बेचैनी और डर मेरे अंदर पनपने लगा था। तभी अचानक माँ की आवाज़ सुनाई दी, राधिका सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर मौसी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और थोड़ी दूरी पर जाकर लेट गई। माँ की इस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे शांत कर गया था। मुझे महसूस हुआ कि माँ सब जानती है, लेकिन वो इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। मैं थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा और फिर आखिरकार नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो माँ पहले ही उठ चुकी थी। वो किचन में चाय बना रही थी। मौसी भी पास में ही थी, लेकिन माहौल थोड़ा असहज लग रहा था। फिर माँ ने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चाय पिएगा क्या? मैं कुछ कह नहीं पाया, बस हाँ में सर हिलाया। मैं जानता था कि माँ बहुत कुछ जान चुकी है और उसके चेहरे की मुस्कान में एक गहरा अनुभव छिपा हुआ है। उसने उस रात जो देखा था, उसे शायद उसने अपने अंदर ही समेट लिया था, बिना किसी झगड़े के। कुछ देर बाद माँ ने मौसी की ओर देखा और कहा, अच्छा राधिका, अब हमें चलना चाहिए, घर पर बहुत काम है। तब मौसी ने सर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ तुम जाओ, अब तुम्हारे जीजा को भी आने का समय हो गया है। जैसे ही मौसी ने हमें विदाई दी, घर का माहौल अचानक से हल्का हो गया। मैंने महसूस किया कि माँ ने बिना कुछ कहे इस स्थिति को सही दिशा में मोड़ दिया था। माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, आर्यन, जिंदगी में हर चीज़ की एक हद होती है। सही और गलत का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। उसकी बातों ने मेरे दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ी थी। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा। माँ के इस शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार ने मुझे वो सीख दी जो शायद किसी और तरीके से समझना मुश्किल होता। इस तरह मौसी के घर से विदा लेते हुए मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी सोच और कर्मों को सुधारूंगा और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। माँ की समझदारी और ममता ने मेरे जीवन को एक नई राह दिखाई थी और मैं अपने भविष्य की ओर आशा और आत्मविश्वास के साथ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राधा है और आज मैं आपको अपनी और अपने दामाद जी की एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दिल थाम कर सुनिएगा। मेरी बेटी की कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए एक दिन उसका फ़ोन आया और कहने लगी, माँ, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत ज़रूरत है। कुछ दिन मेरे पास आ जाओगी क्या? बेटी की चिंता में मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज़्यादा मेरा दामाद खुश हो गया था। वो मेरी इतनी सेवा सत्कार क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दामाद अचानक से बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया। उसके बाद दामाद जी ने भी मुझे गले लगाया, लेकिन दामाद जी ने मुझे इतनी कसकर गले लगाया कि मैं थोड़ी असहज हो गई थी। इससे पहले उन्होंने मुझे कभी गले नहीं लगाया था। अचानक उनके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी। मेरी बेटी कविता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान भी नहीं दिया था। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, उसने मुझसे कहा कि वो मेरे हाथों से बनी उसकी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है।
मैं जल्दी से फ्रेश होकर अपनी बेटी के किचन में चली गई। उस रात दामाद जी और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही कविता बोली, माँ, आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के बाद दामाद जी ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया हूँ। जब दामाद जी ने मेरी तारीफ की तो कविता ने अपने पति को गुस्से से देखना शुरू कर दिया था। वो बोली, अमित, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज़ खाना बनाती ही नहीं हूँ। क्या तुम रोज़ बाहर से खाना खाकर आते हो? उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई थी। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, कविता, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद जी तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वैसे भी रोज़ तो मैं यहाँ नहीं रहती। तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो। शायद वो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हों। मैंने अपनी बेटी से ये कहा क्योंकि मैं दामाद को कुछ कह नहीं सकती थी। खाना ख़त्म होते ही कविता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई और मैं डाइनिंग टेबल साफ करने लगी। मेरी मदद के लिए दामाद थे। वो बोले, कविता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ, इतने दिनों बाद आप घर आई हो, फिर भी वो पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज़ का हाल है। दामाद की बात से सहमत होकर मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए। तब दामाद जी भी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर दामाद जी बोले, सासू माँ, सच में आपके हाथों में जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर मेरा दिल अंदर से खुश हो गया है। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा ना कोई साला है और ना कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही हैं। अब चाहे साला साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, ये सभी रिश्ते आपको ही निभाने हैं। अब मैं आपको यहाँ से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद का प्यार समझ में आया, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। मुझे बेटी के घर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। तब मैंने महसूस किया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं है। लगातार 3 दिन से मुझे रात को उनकी बड़बड़ाहट और दामाद जी की आवाज़ उनके कमरे से सुनाई दे रही थी। वो बात प्रेम की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी। ये मुझे साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं वहाँ आई थी मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को कविता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देखकर मैं 2 कप कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में चली गई। मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कॉफ़ी का बहाना लेकर मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके हाथ में कॉफ़ी का कप दिया, लेकिन वो मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। तब मैंने उसका मोबाइल खींचते हुए कहा, कविता, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते हुए देखूं? मैं आई हूँ और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। अरे 2 शब्द माँ से तो बोल, और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है। जैसे ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। वो बोली, बोलो माँ, तुम्हें मुझसे इतनी क्या ज़रूरी बात करनी है? तब मैंने उससे कहा, कविता, तू खुद को इतना कूल दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही है? क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना कूल है? मेरी बातों पर कविता के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया। वो बोली, माँ, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बोलना है सीधे सीधे बोलो ना। अब तुम टीचर नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी स्टूडेंट, जो तुम मुझसे इतनी सख्ती से बात कर रही हो। कविता के कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे कहा, अरे पिछले 3 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? अभी तुम्हें बच्चा भी नहीं हुआ। अभी से ही तुम्हारे बीच अनबन शुरू हो गई है। अभी तो तुम्हें साथ में पूरा जीवन बिताना है। ये सही तरीका नहीं है। मेरी बातों का जवाब देते हुए कविता बोली, माँ, मुझसे कहने के बजाय अमित से बात करो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। उस दिन भी देखा ना कैसे वो खाने की टेबल पर मुझे कुछ भी बोले जा रहा था। फिर वो बोली, माँ, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में भी थक जाती हूँ।
ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर घर आना पड़ता है। अब 3 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो रोटियां बेलते वक्त भी मेरी आंख लग जाती थी। अब इतनी थकान के बाद भी मैं अमित को कैसे समय दूं? अमित तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हें यहाँ बुलाने का आइडिया उसी का था। वो कह रहा था कि सासू माँ को आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यहाँ आई हो तो उसके खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हो गई हैं, वरना मेरे बनाए हुए खाने में तो वो कमियां ही निकालता रहता था। तुम्हें बुलाने से पहले वो कह रहा था कि जब मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं उनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करनी हैं, ये तुम ही देख लो। उसकी शिकायतों से तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। कविता की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए अमित की खाने पीने की परेशानी ही हो रही होगी, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद जी को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करवानी थीं, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। कविता की बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके बीच सामान्य झगड़े हैं जो वो खुद सुलझा लेंगे, इसलिए आगे मैंने कविता को और नहीं समझाया। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मुझे दामाद जी की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उस दिन अमित भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए। चलो अच्छा हुआ, आज तुम दोनों बाहर जाकर डिनर कर लो, घर को मैं संभाल लूँगी। उन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने उन्हें डिनर के लिए बाहर जाने को कहा था। लेकिन दामाद जी ने कहा, सासू माँ, होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। बॉस ने जन्मदिन के मौके पर एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें ख़ास तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया है। अमित की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार ही हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तब कविता भी मुझसे जिद करने लगी। उसने कहा, माँ, घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा पाई। मैं आपको घुमाने के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लूँगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ चलो। कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं हमेशा कहीं भी जाती थी तो अपने साथ 1-2 पार्टी वियर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी अपने साथ रखी थी। मैंने वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई, दामाद मुझे लगातार देखने लगे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक नज़र फिरने लगे। उन्होंने कहा, आज आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्र दराज नहीं लग रही। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। दामाद की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर को लॉक करके मेरी बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद जी मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कविता का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गई और दामाद के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर अमित से कहा, अमित, तुम्हारी साली तो बहुत सुंदर है। इस पर अमित कुछ बोलते हुए इससे पहले कि कविता बोली, बॉस, ये अमित की साली नहीं है, ये तो मेरी माँ है। ये अमित की सास हैं। हमारे रिश्ते को सुनकर बॉस चौंक गए। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। बॉस के जाते ही दामाद जी मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ, आज तो आप कविता से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद जी ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे, लेकिन उनके इस मजाक पर कविता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। अब मुझे धीरे धीरे दामाद की नज़रों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही कविता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे थे। गाड़ी से उतरते ही कविता ने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद तुम्हें इतना सजने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपने उम्र के हिसाब से रहना सीखो।
गुस्से में तीखे शब्द बोलते हुए कविता पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। मुझे उसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी कविता मुझसे नाराज होकर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई थी। नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया। रोज़ की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पैरों को साफ किया और बॉडी लोशन लगाया। तब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मेरे दामाद जी थे। हमारी नज़रें मिलते ही दामाद जी ने कहा, सासू माँ अंदर आ सकता हूँ क्या? ये घर उनका ही था, फिर भी वो कमरे में आने के लिए मुझसे अनुमति ले रहे थे। मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, मेरी अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है? आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। फिर हंसते हुए दामाद जी कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सासू माँ, सच में आप आज बहुत सुंदर लग रही थीं। वैसे तो मैं आपको ये बात पहले ही बता देना चाहता था कि आप आज भी जवान और खूबसूरत दिखती हैं। कभी कभी सच में आपको सासू माँ कहने में मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। कभी कभी तो आपको नाम से बुलाने का दिल करता है। सच में आप कविता की बहन जैसी लगती हो। बाहर कुछ समय पहले कविता ने जो गुस्से में आपको कहा, वो सब मैंने सुन लिया था। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि कविता की बातों को दिल पर लेकर आप अपना रहन सहन बिल्कुल मत बदलना। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। दामाद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे। अगर 40 साल की महिला की तुलना 20 साल की जवान लड़की से की जा रही हो तो जाहिर सी बात है वो महिला तो बेहद खुश होगी। उस समय मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। दामाद जी के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर मेरे दिल की तो धड़कन बढ़ गई थी। मैं किसी लड़की की तरह शर्माने लगी थी। उस दिन के बाद से दामाद जी की हदें बढ़ने लगीं। 4 दिन बाद मुझे अपनी बेटी के कमरे से उनकी बहस की आवाज़ें सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर झांकते हुए वो सब सुन रही थी। तब दामाद जी कमरे से बाहर आते हुए दिखे। दामाद जी को बाहर आते देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि अमित मेरे कमरे में आ गया। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद जी बोले, सासू माँ, आपकी बेटी और आप में कितना फ़र्क है। शादी के बाद पति को कैसे खुश रखना चाहिए, उसके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, आपने कविता को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझसे एक ही बात कहती है कि मैं थक गई हूँ। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है। उसके सामने तो आप जवान लगती हैं। कहाँ आपकी जवानी और कहाँ कविता के समय से पहले आया हुआ बुढ़ापा। मैंने शांत रहकर अमित की सारी बातें चुपचाप सुनी। उनकी बातें ख़त्म होते ही मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। कविता अपने ऑफिस के काम से पूरी तरह थक जाती है, इसलिए वो थोड़ी परेशान रहती है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भागदौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना ज़रूरी होता है। इस पर दामाद जी बोले, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा होगी तभी तो मैं उसके साथ कहीं जा पाऊँगा। मैंने फिर से दामाद जी को समझाया और उनके हाथ में पानी का गिलास दिया। दामाद जी से बात करते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके कंधे पर चला गया। अचानक दामाद जी ने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा और मेरे हाथ से गिलास को एक तरफ रखते हुए और अपने दूसरे हाथ से मेरे चेहरे पर आती हुई आवारा लट को कान के पीछे करते हुए बोले, सासू माँ, आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर तो कविता को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहाँ आपके चेहरे का तेज और कहाँ कविता की झुर्रियाँ। दामाद मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वो मेरी बेटी है, ये मत भूलिए। दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। अब कविता बूढ़ी दिखने लगी है तो मैं क्या करूं? आपके सामने वो सच में फीकी पड़ जाती है। आपकी सुंदरता बेहद मनमोहक है। बोलते बोलते दामाद की नज़र मुझ पर टिकने लगी।
तब मैंने उनसे कहा, अब काफ़ी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो कविता यहाँ आ गई तो वो और नाराज़ हो जाएगी। मैंने दामाद जी को जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वो रात भर मेरे कमरे में ही बैठा रहता। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अमित ने मेरी जो तारीफ़ की थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। अगले दिन शाम को जब दामाद जी ऑफिस से घर आए, तब उन्होंने कहा, सासू माँ, कल मुझे 2 टिफ़िन पैक कर दीजिएगा, और वो भी भरकर। जब से आप मेरा टिफ़िन बना रही हैं, ऑफिस में मेरे क्रेडिट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। मेरे दोस्त रोज़ मेरे टिफ़िन की तारीफ़ करते हैं, और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरी तारीफ़ की। सबको लगा कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि ये जादू मेरी पत्नी के हाथों में नहीं, बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों में है। कल मेरे बॉस ने आपसे टिफ़िन मांगा है, और हाँ, टिफ़िन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्तों को भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। दामाद मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, तभी कविता वहीं बैठी थी। बातें करके अमित डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने जाने लगी। तब कविता ने कहा, माँ, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज़्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना हो तुम नौकरी करती हो, ना पापा हैं, तो तुम्हें इन सब नखरों की क्या ज़रूरत है। कल तुम अमित के ऑफिस जा रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाना। मुझे तुम्हारा इस तरह टिप टॉप रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी अपनी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। उस समय मुझे कविता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, कविता, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये मत भूलना। मुझसे बात करते समय अपनी ज़ुबान को ध्यान में रखा करो। एक बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा टिप टॉप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपना रहन सहन नहीं बदलने वाली। अगर किसी को बदलना है तो तुम खुद को बदलो, अपना चिड़चिड़ा स्वभाव बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। उस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतने गुस्से में बात कर रही थी। इससे पहले कविता ने भी कभी मुझसे इतने कठोर शब्दों में बात नहीं की थी, इसलिए उससे गुस्सा होकर मैं किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर का 1 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद का फ़ोन आया, तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। शाम को मैं और अमित साथ ही घर लौटे थे। मुझे और अमित को साथ देखकर कविता और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। अब मुझे उसकी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाई थी। मैंने भी अब उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन इधर मेरे दामाद अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों ने या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद जी ने मुझसे कहा, सासू माँ, घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिएगा, क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही अमित ऑफिस के लिए निकले, कविता ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, रोज़ तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो चुकी हैं? उस समय कविता कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मैंने उस पर ज़ोर से चिल्लाया, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझ पर चिल्लाने के बजाय एक बार ये सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना कविता ऑफिस चली गई। उसके बाद 4-5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। अमित के लगातार फ़ोन आ रहे थे, लेकिन मैंने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। 5-6 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं कविता के घर से निकलने लगी,
तभी दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे अचानक जाता देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आया। कमरे में पहुंचते ही अमित ने मेरा बैग खाली कर दिया। वो बोले, सासू माँ, ये क्या हो रहा है? आप बिना कुछ कहे यहाँ से क्यों जा रही हैं? मैंने उन्हें कविता की बात कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरा कारण शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपने जीवन में खुश रहिए। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तब दामाद जी ने मुझे अपनी ओर घुमाया। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, सासू माँ, ज़रूर कविता ने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान न दें। वो तो मूर्ख है, उसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता है कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वो दुआ नहीं देते, इसलिए आपको भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहना चाहिए। अमित मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना हताश मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। उनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से रोज़ रात को जब कविता सो जाती, अमित मेरे कमरे में आने लगा। अब अमित का मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। अब अमित मेरे सिर्फ दामाद नहीं रहे। 4-5 दिन से अमित मेरे कमरे में आ रहे थे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर कविता को ये सब पता चल गया तो। इसलिए मैं अमित के सामने ये सवाल रखने लगी। मैंने कहा, अमित, तुम रोज़ रात को कविता की नज़रों से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वो गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण कविता अचानक मेरे कमरे में आ गई और उसने ये सब देख लिया तो क्या होगा? इस पर अमित ने कहा, सासू माँ, कभी ना कभी हमें इस स्थिति का सामना करना ही होगा। जो काम मेरी पत्नी को करना चाहिए था वो आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती है? उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। अब वक्त उसके हाथ से निकल गया है। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपके चेहरे पर भी झुर्रियाँ आने लगेंगी। आप चिंता ना करें, बस कविता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कविता कमरे में आ गई। मैंने उसका नाम लिया ही था कि वो वहाँ मौजूद हो गई थी। हम दोनों सास और दामाद एक दूसरे को देखने लगे। कविता तो हमें साथ देखकर हमारी ओर बस देखती ही रह गई। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। अमित, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज़ रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता? मैं तो बस मौके का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। अब तो मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और तुम्हें इस हालत में भी देख लिया है। कविता बोल ही रही थी कि तभी अमित का फ़ोन बजा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले जब वो मुझे समझा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही मिनटों बाद वो एक शख्स को लेकर कमरे में वापस आया। वो तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि अमित का बॉस था। उसे आधी रात को घर में देखकर कविता चौंक गई। उसने बॉस की ओर देखकर कहा, आप इस समय यहाँ कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर कविता को देख रहे थे। तब कविता बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब एक गवाह मिल गया है। वो बॉस के सामने मेरे और मेरे दामाद के रिश्ते के बारे में बकवास करने लगी। तभी अमित के बॉस यानी कि राजवीर जी कविता की ओर देखते हुए बोले, कविता, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ और अपने पति के बारे में क्या कह रही हो? अब तो कविता और भी ज़्यादा बकवास करने लगी। तब अमित उस पर चिल्लाया। उसने कहा, मैं अभी तक सब कुछ सुन रहा था। मुझे पता था कि तुम समझदार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुम बॉस के सामने कुछ भी बकवास करने लगोगी। शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। मैं अमित को शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो बोला, सासू माँ, अब और कितने दिन आप ये सब कुछ बातें छुपाकर रखोगी? इस तरह मन मारकर जीवन को सुख नहीं बनाया जा सकता। जीना हो तो खुलकर जियो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया। अमित ने कविता से कहा, कविता,
पिछले कुछ दिनों से मैं इस कमरे में आ रहा हूँ, ये सच है। लेकिन मैं इस कमरे में क्यों आ रहा था, इसका कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसका असली कारण कुछ और ही है। मैं यहाँ इसलिए आता था ताकि अपने बॉस को तुम्हारी माँ के कमरे में सुरक्षित छोड़ सकूं। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं, बल्कि मेरे बॉस होते थे। जिस दिन हम बॉस के जन्मदिन की पार्टी में गए थे, उस रात जब हम पार्टी से घर लौटे थे, तो मैंने तुम्हारी माँ को उनके कमरे में रोते हुए देखा था। उसी रात बॉस ने मुझसे तुम्हारी माँ का फ़ोन नंबर भी लिया था। उस रात बॉस बार बार तुम्हारी माँ को फ़ोन कर रहे थे। उस रात जब मैं अचानक तुम्हारी माँ के कमरे में गया तो मैंने उनके फ़ोन पर बॉस की कई मिस कॉल देखी। अगले दिन मैंने बॉस से इस बारे में पूछा, तभी मुझे सच्चाई का पता चला। एक समय था जब तुम्हारी माँ और बॉस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी था। लेकिन घर वालों के दबाव के कारण वो अपना जीवन एक साथ नहीं बिता सके। पर किस्मत ने 20 साल बाद उन्हें एक बार फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। तब से मैंने जानबूझकर कभी दोस्तों का बहाना बनाया तो कभी बॉस का, ताकि तुम्हारी माँ और बॉस को एक दूसरे से मिलवा सकूं। धीरे धीरे मैंने तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी देखनी शुरू की। वो भी अपना पुराना रिश्ता जीने लगी। लेकिन तुमने इसे गलत समझा और माँ पर गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों के बाद तुम्हारी माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब से मैंने इन प्रेमी जोड़ों को मुलाकात अपने घर में ही करवानी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम इस उम्र में उनके और बॉस के रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने कभी तुमसे खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर लेना चाहिए। कविता बोली, अमित, तुम मेरी माँ को उनके प्रेम से मिलने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे। तुम दामाद होकर भी कोई आपत्ति नहीं जता रहे थे और मेरी माँ को एक बार फिर से जीने का मौका दे रहे थे। मैं आगे बढ़ी और कविता से आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी। मुझे इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे राजवीर से फिर से नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन तू चिंता मत कर, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं राजवीर से कभी नहीं मिलूंगी। इस उम्र में मुझे ये बातें तुम्हारे मुंह से सुनने से पहले ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मेरी आंखों में आंसू देखकर कविता बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने कभी तुम्हारे अकेलेपन को महसूस नहीं किया। लेकिन अब वो समय तो बीत गया। पर अगर तुम मेरे लिए जी सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं शामिल हो सकती। उस समय तुम्हारे पापा ने शायद तुम्हारी शादी नहीं होने दी होगी, लेकिन अब मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और बॉस को आपके आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बॉस मुझे मेरे पिता के रूप में स्वीकार हैं। बेटी की सहमति सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। राजवीर भी मेरी तरह ही अपने जीवन में अकेले थे। अगले 3 दिनों के अंदर मेरी और राजवीर की शादी हो गई। मेरी बेटी और दामाद की मौजूदगी में हुई थी। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ की विदाई की। मेरी विदाई के समय मैंने कविता को एक सीख दी। मैंने उससे कहा, कविता, पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमेशा पैसे के पीछे भागना छोड़कर कभी अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्तव्य से भागकर ना तो जीवन पूरा होता है, ना ही खुशियाँ मिलती हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। कविता ने मुझसे वादा किया कि माँ, आगे से वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएगी। मेरी विदाई होते ही कविता ने पूरे 10 दिन की छुट्टी ली। शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी और दामाद एक बार फिर हनीमून पर गए। तो दोस्तों, शादी और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जहाँ दिल मिलते हैं वहीं रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। बस ज़रूरत होती है तो एक दूसरे को समझने की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।